हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सीए याचना मुथा भूरट। बेटा हम डिस्कस कर रहे थे क्या अमेंडमेंट्स दैट आर एप्लीकेबल फॉर द स्टूडेंट्स अपीयरिंग इन देयर नवंबर 20 एग्जामिनेशन सीए फाइनल के अमेंडमेंट्स। अभी तक के हमने बेटा यहाँ पे अपील्स एंड रिवीजन तक के अमेंडमेंट्स लास्ट लेक्चर तक के कंप्लीट किया। इस लेक्चर में हम कहां से स्टार्ट करेंगे? एग्जेम्पशन से रिलेटेड अमेंडमेंट्स हम स्टार्ट करेंगे। सो बेटा कम टू पेज नंबर 34। अमेंडमेंट बुकलेट आपके पास नहीं है तो मेरी वेबसाइट www.icleague.com से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बेटा हम स्टार्ट करेंगे एग्जेम्पशन से रिलेटेड अमेंडमेंट। एग्जेम्पशन में बेटा एक ही एंट्री में अमेंडमेंट है, एंट्री नंबर 41। एग्जेम्पशन चैप्टर में क्या पढ़ते थे भाई? वहां पे जो भी सर्विसेज वगैरह दी हुई है वो एग्जेम्प्ट जीएसटी से, ये हमने वहां पे पढ़ा था। एक एंट्री नंबर 41 में वहां पे एग्जेम्पशन था। किस चीज का आपको याद हो तो अपफ्रंट अमाउंट पेएबल होता है अगर लॉन्ग टर्म लीज ऑफ 30 इयर्स और मोर के लिए, तो वो अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है तो एग्जेम्प्ट रहेगा। किस चीज के लिए? इंडस्ट्रियल प्लॉट के लिए या इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस के लिए। ठीक है, और डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर फाइनेंशियल लीज। एक बार एंट्री पढ़ेंगे। तो अब इसमें क्या अमेंडमेंट हुआ है मैम? तो बेटा सबसे पहले बता दूं तो इसमें एक ये जो 50% था इसे करके अभी चेंज करके 20% कर दिया है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 4 प्रोविजन जो है न्यूली इंसर्टेड है। ठीक है, तो हम एक बार ये एंट्री जो है अपडेटेड एंट्री अमेंडेड एंट्री जो है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्या अमेंडमेंट्स हुए वो भी डिस्कस करेंगे। तो किसकी बात कर रहा है ये? क्या एग्जेम्प्ट है? अपफ्रंट अमाउंट चाहे किसी भी नाम से बोलो, चाहे आप उसे प्रीमियम बोलो, सलामी बोलो, कॉस्ट प्राइस बोलो, डेवलपमेंट चार्जेस बोलो या एनी अदर नेम। अपफ्रंट अमाउंट इट शुड बी पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ विच सर्विस? ग्रांटिंग ऑफ लॉन्ग टर्म लीज ऑफ 30 इयर्स और मोर। upfront amount payable in respect of grant of with a long term lease of 30 years or more। कौन सी चीज की लीज? ऑफ इंडस्ट्रियल प्लॉट और प्लॉट फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर फाइनेंशियल बिजनेस। दो चीजें पढ़ा था हमने, इंडस्ट्रियल प्लॉट या प्लॉट फॉर डेवलपमेंट ऑफ फॉर फाइनेंशियल बिजनेस। प्रोवाइडेड बाय हुम बेटा? स्टेट गवर्नमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और अंडरटेकिंग, और बाय एनी एंटिटी हैविंग 20% और मोर ओनरशिप ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी टू द इंडस्ट्रियल यूनिट और डेवलपर्स इन एनी इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल बिजनेस एरिया। तो यहाँ पे बेटा कुछ चेंज नहीं है, अमेंडमेंट नहीं है, ये तो एंट्री हमने पहले से पढ़ी थी। इसमें खाली चेंज क्या है? 50% की जगह यहाँ पे गवर्नमेंट का क्या ओनरशिप का स्टेक रख दिया? 20%। तो जो भी अपफ्रंट अमाउंट रहता है पेएबल किस चीज के लिए? लॉन्ग टर्म लीज ऑफ 30 इयर्स और मोर, इंडस्ट्रियल प्लॉट के लिए या डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर फाइनेंशियल बिजनेस के लिए, तो बेटा वो एग्जेम्प्ट रहेगा। वो एग्जेम्प्ट रहेगा प्रोवाइडेड किसके द्वारा प्रोवाइड की जा रही है? वो अपफ्रंट अमाउंट स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड कर रही है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, अंडरटेकिंग या कोई भी एंटिटी जिसमें 20% और मोर स्टेक किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, यूनियन टेरिटरी। तो उस केस में वो एग्जेम्प्ट रहेगी। ये तो ठीक है भाई, पहले भी था, खाली यहाँ पे क्या किया? यहाँ ओनरशिप का जो रेशियो था 50 का 20 कर दिया। अब प्रोविजन क्या इंसर्ट हुए? सिंपल है, हम समझेंगे। प्रोवाइडेड दैट लीज प्लॉट शैल बी यूज्ड फॉर द पर्पस फॉर विच दे आर अलॉटेड, दैट इज फॉर इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल एक्टिविटी इन एन इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल बिजनेस एरिया। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भाई प्रोविजन में क्या बोला कि जो लीज प्लॉट दिए जा रहे हैं वो किस चीज के लिए यूज करना चाहिए? जिस पर्पस के लिए अलॉट किया उसी के लिए यूज करना चाहिए भाई, तभी एग्जेम्पशन मिलेगा। किस चीज के लिए यूज करना चाहिए? इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल एक्टिविटी के लिए करना चाहिए। और कौन से? इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल बिजनेस एरिया में ही, इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल बिजनेस एरिया में ही इंडस्ट्रियल या फाइनेंशियल एक्टिविटी के लिए यूज करना है आपको वो लीज प्लॉट। फर्स्ट चीज, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट स्टेट गवर्नमेंट कंसल शैल मॉनिटर एंड एनफोर्स द अबव कंडीशन एज पर ऑर्डर इशूड बाय स्टेट गवर्नमेंट इन दिस रिकॉर्ड। और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है? मॉनिटर कर सकती है और एनफोर्स कर सकती है कि भाई ये कंडीशन फुलफिल हो रही है या नहीं। Provided further that in case of any violation or subsequent change of land use, कुछ वायलेट किया आपने या कुछ चेंज हो गया लैंड का यूज, ड्यू टू एनी रीजन whatsoever the original lessor, the original lessee as well as subsequent lessor or buyer shall be jointly and severally liable to pay such amount of IGST integrated tax as would have been payable on the upfront amount charged for long term lease of plot but for exemption contained therein along with the applicable interest and penalty। तो जो आपका upfront amount exempt हुआ था, उन्होंने क्या बोला था? आपको जो भी कंडीशंस दी थी वो आपने उसको वायलेट कर दिया, आपने उसको क्या किया? इंडस्ट्रियल और यहाँ पे इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल एक्टिविटी के लिए यूज नहीं किया फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे जो भी ओरिजिनल लेसर है, ओरिजिनल लेसी है या जो नया लेसर लेसी है, वो सभी लोगों की लाइबिलिटी होगी जॉइंटली और सेवरली, और वो एग्जेम्पशन विड्रॉ हो जाएगा और
जितना भी अपफ्रंट अमाउंट वहां एग्जेम्प्ट हुआ था, आपका टैक्स लग जाएगा आईजीएसटी, आपको अलोंग विथ इंटरेस्ट और जो भी एप्लीकेबल पेनल्टी है वो पे करना पड़ेगा। ठीक है। Provided also that lease agreement entered into by the original lessor with the original lessee or subsequent lessee or sublessee, as well as any subsequent lessee or sale agreement for sale of such plot to the subsequent lessee or buyer, shall incorporate in the terms and conditions the fact that integrated tax was exempted on the long-term lease of the plot by the original lessor to original lessee, subject to above condition, and the parties to the said agreement undertake to comply with the same। तो यहाँ पे जो भी अगर एग्रीमेंट, लीज एग्रीमेंट एंटर होता है तो उसमें ये कंडीशन इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी। क्या कंडीशन? कि भाई यहाँ पे इस पे इंटीग्रेटेड टैक्स एग्जेम्प्ट हुआ था और ओरिजिनल लेसर लेसी ने इसका बेनिफिट यहाँ पे लिया हुआ है, एग्जेम्प्ट हुआ था, और यहाँ पे ये अगर कंडीशंस जो है इसको कंप्लाई करेगी, आगे की पार्टीज भी ये कंडीशंस को कंप्लाई करेगी। ठीक है। तो यहाँ पे जो लीज एग्रीमेंट एंटर हुआ है ओरिजिनल लेसर लेसी का या सब्सिक्वेंट लेसर लेसी का, तो उस केस में एज वेल एज एनी सब्सिक्वेंट लीज, उसके बाद में कोई और भी लीज होती है तो उन सभी में इनकॉर्पोरेट करना है आपको क्या चीज, ये टर्म्स ये इनकॉर्पोरेट करना है कि भाई आईजीएसटी उसमें एग्जेम्प्ट हुआ था और यहाँ पे पार्टीज एडहर करती कि वो कंडीशंस फुलफिल करेगी। तो बेटा बहुत छोटी सी सिंपल सी एंट्री थी, कुछ भी नहीं था। अपफ्रंट अमाउंट जो है किस चीज से रिलेटेड था, लॉन्ग टर्म लीज ऑफ 30 इयर्स और मोर का, यहाँ पे इंडस्ट्रियल प्लॉट का या फिर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर फाइनेंशियल बिजनेस का, उसको एग्जेम्प्ट किया था। प्रोवाइडेड कौन करता था? प्रोवाइड इसको अगर स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन कर रही है, अंडरटेकिंग कर रही है जिसका 20% और मोर ओनरशिप है, ठीक है, टू द इंडस्ट्री यूनिट फॉर और डेवलपर इन एनी इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल बिजनेस एरिया। किस एरिया में? इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल बिजनेस एरिया। तो वहां पे गवर्नमेंट ने क्या किया था, उसको एग्जेम्पशन देके रखा हुआ था। प्रोवाइडेड सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि वो उनको उसी चीज के लिए यूज करना है जिस चीज के लिए अलॉट हुए। मतलब दो चीजों की बात हो रही है यहाँ पे, इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल एक्टिविटी करनी, कहाँ पे? इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल बिजनेस एरिया में, इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल बिजनेस एरिया। ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट मॉनिटर और एनफोर्स करेगी, कंडीशन वॉयलेट होगा, एग्जेम्पशन विड्रॉ हो जाएगा, आपको एप्लीकेबल टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी पे करना पड़ेगा, इंटीग्रेटेड टैक्स, और यहाँ पे जो भी लीज एग्रीमेंट्स होंगे आगे उस सारों में क्या रहेगा, ये इनकॉर्पोरेट किया जाएगा कि भाई आईजीएसटी एग्जेम्प्ट था और यहाँ पे ये पार्टीज कंप्लाई करेगी, आगे ये टर्म्स को कंप्लाई करेगी। तो ये छोटी सी एक ही यहाँ पे एंट्री थी जो हमने यहाँ पे डिस्कस करी जिसमें अमेंडमेंट था। तो बेटा एग्जेम्पशन हमारा यहाँ पे, एग्जेम्पशन का डिस्कशन यहाँ पे हमारा होता है। नेक्स्ट मिसलेनियस प्रोविजंस, मिसलेनियस प्रोविजन के चैप्टर के जो अमेंडमेंट्स है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बेटा। सो यहाँ पे सेक्शन 148 में कुछ प्रोसीजर प्रिस्क्राइब की, सबसे पहले ये देखेंगे, दो ही अमेंडमेंट इस चैप्टर में, एक 168A इंसर्ट हुआ है और एक यहाँ पे सेक्शन 148 में जो स्पेशल प्रोसीजर है वो डिस्कस करेंगे। किसके लिए स्पेशल प्रोसीजर? फॉर कॉर्पोरेट डेटर्स, कॉर्पोरेट डेटर्स अंडरगोइंग द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। तो यहाँ पे बेटा आईबीसी 2016 जो है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड जो है 2016, वो क्या बोलता है? वंस एन एंटिटी डिफॉल्ट सर्टेन थ्रेशोल्ड अमाउंट कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस दैट इज सीआईआरपी गेट्स ट्रिगर्ड एंड मैनेजमेंट ऑफ सच एंटिटी कॉर्पोरेट डेटर एंड इट्स एसेट्स वेस्ट विद एन इंटरम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल दैट इज आईआरपी और रेजोल्यूशन प्रोफेशनल दैट इज आरपी। तो यहाँ पे जैसे ही कोई एक एंटिटी ने डिफॉल्ट किया कुछ एक थ्रेशोल्ड अमाउंट का, तो एक सीआईआरपी यहाँ पे ट्रिगर होता है और जो एंटिटी का मैनेजमेंट है, उसका एसेट है, वो किसके पास रहता है? दैट वेस्ट विद एन आईआरपी और आरपी, दैट वेस्ट विद एन आईआरपी और आरपी। द आईआरपी आरपी कंटिन्यूज टू रन द बिजनेस एंड ऑपरेशन ऑफ द सेट एंटिटी एज अ गोइंग कंसर्न एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लायंस विद ऑल द लॉस टिल द इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग इज ओवर एंड एन ऑर्डर इज पास्ड बाय एनसीएलटी। तो यहाँ पे जब तक के आईआरपी और आरपी है वो क्या करेंगे, वो बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे एज अ गोइंग कंसर्न और वही रिस्पॉन्सिबल रहेंगे सारे कंप्लायंसेस के। हर एक लॉ जो भी एप्लीकेबल होगा वहां पे वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? आईआरपी और आरपी। वो अपना रन करेगा बिजनेस, सारे कंप्लायंसेस करेगा, कब तक के? जब तक के ये इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स खत्म नहीं हो जाती और ऑर्डर एनसीएलटी पास नहीं करता। द गवर्नमेंट इज प्रिस्क्राइब स्पेशल प्रोसीजर अंडर सेक्शन 148 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट फॉर कॉर्पोरेट डेटर्स हु आर अंडरगोइंग सीआरपी अंडर द प्रोविजंस ऑफ आईबीसी एंड द मैनेजमेंट ऑफ whose affairs are undertaken by IRP or RP. The corporate debtor who is undergoing CRP is to be treated as a distinct person of the corporate debtor
and is liable to take a new registration in each union territory or state where the corporate debtor was registered earlier within 30 days of the appointment of IRP और RP। तो यहाँ पे हम अभी तो ठीक है, ये हमने ऊपर जो बात की इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड जो बोलता है हमने उसकी बात कही। अब यहाँ पे हमारे जीएसटी एक्ट के हिसाब से क्या बात होती है, हमारे यहाँ पे क्या प्रोविजंस में आया। तो सेक्शन 148 पे एक स्पेशल प्रोसीजर बताइए, जो भी यहाँ पे जिसके लिए भी सीआईआरपी ट्रिगर होता है और जिसका मैनेजमेंट आईआरपी और आरपी के पास होता है, तो यहाँ पे क्या बोला गया, उन्हें बोला गया कि भाई आपको एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा एज अ डिस्टिंक्ट पर्सन उन सभी स्टेट में या उन सभी यूनियन टेरिटरी में जहां पे कॉर्पोरेट डेटर पहले रजिस्टर्ड था, वहां पे आपको एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा एज अ डिस्टिंक्ट पर्सन। कितने दिन में लेना है रजिस्ट्रेशन? 30 डेज। जब भी आईआरपी और आरपी का अपॉइंटमेंट होगा उसके विद इन 30 डेज होगा। जो आईआरपी आरपी उसे क्या करना पड़ेगा, उसे रिटर्न फर्निश करना पड़ेगा, टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा और सारे प्रोविजंस को कंप्लाई करना पड़ेगा। सारे रिटर्न्स जो उस पीरियड के वो फाइल करेगा, टैक्स का पेमेंट करेगा और सारे कंप्लायंसेस करेगा जिस ड्यूरिंग द सीआईआरपी पीरियड। तो सीआईआरपी पीरियड में किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारे कंप्लायंसेस करने की? आईआरपी या आरपी की। बेटा बहुत ही सिंपल सा छोटा सा अमेंडमेंट है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बस हमने देख लिया एक बार। नाउ पावर ऑफ द गवर्नमेंट टू एक्सटेंड टाइम लिमिट इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस 168A यहाँ पे स्पेशल यहाँ पे सेक्शन डाला गया। अभी ये सारे जो अभी सिचुएशन चल रही है उसको देखते हुए, सो द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज इशूड अ टैक्सेशन एंड अदर laws relaxation of certain provision ordinance 2020 on 31 March which empowers it to extend the due date for compliances under various tax law। तो यहाँ पे इशू किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, क्या टैक्सेशन एंड अदर लॉ, यहाँ पे ऑर्डिनेंस इशू हुआ गया। बेटा इमरजेंसी सिचुएशन थी इसलिए यहाँ पे ऑर्डिनेंस सिचुएशन इसलिए यहाँ पे ऑर्डिनेंस इशू किया गया 31 मार्च को, जिसे बहुत सारे अलग अलग टैक्स लॉज की जो ड्यू डेट्स थी यहाँ पे एक्सटेंड करने के लिए पावर दिया गया। द ऑर्डिनेंस हैज आल्सो इंसर्टेड अ न्यू सेक्शन 168A इन द सीजीएसटी एक्ट व्हिच इनेबल्स द गवर्नमेंट टू एक्सटेंड द टाइम लिमिट। यहाँ सीजीएसटी एक्ट में ऐसा कोई भी सेक्शन नहीं था जो कि यहाँ इस टाइप की इमरजेंसी सिचुएशन में यहाँ पे ड्यू डेट्स एक्सटेंड करने का पावर दे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने 168A इंसर्ट किया और वो क्या बोलता है, provided which enables government to extend the time limit provided under the said act in respect of action which cannot be completed or complied due to force majeure के कारण यहाँ पे जो भी यहाँ पे एक्सटेंड कर सकती है टाइम लिमिट, गवर्नमेंट एक्सटेंड कर सकती है टाइम लिमिट, जो कि कोई भी एक्शंस कंप्लीट नहीं हो पाए, कंप्लाई नहीं कर पाए, आप क्यों? ड्यू टू फोर्स मेजर। और फोर्स मेजर का मतलब क्या बोला? वॉर, एपिडेमिक, flood, drought, fire, cyclone, earthquake or any other calamity caused by nature affecting the implementation of provisions of GST. This power can also be exercised retrospectively. The new section has become effective from 31st March 2020। तो बेटा ये कोविड-19 के चलते यहाँ पे गवर्नमेंट को बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था कि ये इंसर्ट करे वो, जो कि पावर दे सके कि भाई यहाँ पे हमारी वेरियस ड्यू डेट्स एक्सटेंड कर पाए। तो 168A किस लिए आया? वो पावर दिया गवर्नमेंट को कि भाई कोई भी फोर्स मेजर कभी भी हो तो उस केस में क्या कर सकते हैं, ड्यू डेट एक्सटेंड करने का पावर देता है। और बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन रहा ये, अभी यहाँ पे इंसर्ट करना पड़ा इमरजेंसी सिचुएशन में थ्रू ऑर्डिनेंस। ठीक है, सो बेटा यहाँ पे मिसलिनियस प्रोविजन के, और हमने स्टार्टिंग आरसीएम से लेकर के मिसलिनियस प्रोविजंस के बेटा सारे चैप्टर्स के यहाँ पे अमेंडमेंट्स डिस्कस किए, और यहाँ पे हमारा जीएसटी पार्ट का अमेंडमेंट कंप्लीट होता है। और इसके बाद सिर्फ एक ही बच जाता है हमारा यहाँ पे थोड़ा सा अमेंडमेंट एफटीपी से रिलेटेड। कस्टम्स के लिए स्पेसिफिकली नवंबर 2020 के लिए कोई भी अमेंडमेंट नहीं है, सिर्फ अब बचता है क्या, एफटीपी के अमेंडमेंट्स, वो हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो बेटा विल स्टॉप आवर डिस्कशन ओवर हियर। थैंक यू फॉर नाउ।